यूनिट 18 गृह प्रबंध के प्रेरक तत्व। प्लानिंग, उफ, ये शब्द सुनते ही कैसा लगता है? थोड़ा बोरिंग, थोड़ा भारी भरकम, है ना? लेकिन क्या हो अगर ये कहा जाए कि जिंदगी को आसान बनाने का सबसे बड़ा सीक्रेट, जी हाँ, वो होम साइंस की किताबों में छुपा हुआ है। सुनने में अजीब लगता है, पर चलिए आज इसी राज से पर्दा उठाते हैं। अरे, ये फीलिंग तो हम सब जानते हैं। एक कभी ना खत्म होने वाली टू डू लिस्ट, और हम हैं कि बस उसके पीछे भागे जा रहे हैं। लगता है ना कि जिंदगी की गाड़ी हम नहीं चला रहे, बल्कि गाड़ी हमें घसीट रही है। खैर, अच्छी खबर यह है कि इस चक्रव्यूह से बाहर निकलने का एक बहुत ही सिंपल, बहुत ही सीधा रास्ता है। तो चलिए सबसे पहले जड़ तक चलते हैं। आखिर ये प्लानिंग या योजना है क्या भला? क्योंकि देखिए, ये सिर्फ काम की लिस्ट बनाने से कहीं ज्यादा गहरी चीज है। जरा इस परिभाषा को देखिए। इसमें दो शब्द बहुत काम के हैं। एक है पहले से और दूसरा है ढांचा। मतलब प्लानिंग कोई लास्ट मिनट की भागदौड़ नहीं है। ये तो भविष्य के लिए एक ब्लूप्रिंट बनाने जैसा है। और पता है, एक अच्छा ब्लूप्रिंट हमेशा 4 बड़े सवालों का जवाब देता है। पहला सवाल, और शायद सबसे जरूरी, करना क्या है? मतलब एकदम क्लियर होना चाहिए कि काम आखिर है क्या, कोई कंफ्यूजन नहीं। दूसरा सवाल है टाइम का। भाई, ये काम होगा कब? क्योंकि हम सब जानते हैं बिना डेडलाइन के तो कोई काम कभी पूरा होता ही नहीं है। ठीक है, तो क्या और कब तो हो गया, पर असली खेल तो अब शुरू होता है। एक अच्छी प्लानिंग कैसे पर फोकस करती है, मतलब इस काम को करने का तरीका क्या होगा, पूरा प्रोसेस क्या होगा। और फिर आता है चौथा और आखिरी सवाल, ये काम करेगा कौन, जिम्मेदारी किसकी होगी? तो बस इन 4 चीजों को मिला दीजिए, क्या, कब, कैसे और कौन, और बन गई आपकी एकदम सॉलिड योजना। चलिए, ये तो समझ आ गया कि प्लानिंग है क्या, पर अब सवाल उठता है कि भाई इतनी माथापच्ची करे ही क्यों? तो सुनिए, इसके एक नहीं, दो नहीं, पूरे 7 जबरदस्त फायदे हैं। हाँ, बिल्कुल सही सुना, पूरे 7। और ये कोई हवाई बातें नहीं है। ये वो प्रैक्टिकल फायदे हैं जो सच में, लिटरली जिंदगी को आसान बना देते हैं। पहला और सबसे बड़ा फायदा, अरे भाई, टाइम बचता है। जब पहले से पता हो कि अगला कदम क्या है, तो अब क्या करें, ये सोचने में जो वक्त ज़ाया होता है, वो बच जाता है। दूसरा फायदा है आपके रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल। और हाँ, रिसोर्स का मतलब सिर्फ पैसा नहीं होता। आपकी एनर्जी, आपकी मेहनत, आपका वक्त, सब कुछ इसमें आता है। तीसरा है सुविधा, मतलब जिंदगी की जो भाग दौड़ और उथल पुथल है ना, प्लानिंग उसमें एक सुकून, एक व्यवस्था ले आती है, सब कुछ सॉर्टेड लगने लगता है। चौथा, अपने गोल तक पहुंचना आसान हो जाता है। सोचिए, प्लानिंग एक गूगल मैप्स की तरह है, आपको सीधा आपकी मंजिल का रास्ता दिखाती है, बिना भटकाए। पांचवां, और ये वाला तो बहुत ही जरूरी है, स्ट्रेस कम होता है। जब हमें लगता है कि चीजें हमारे कंट्रोल में हैं, तो फालतू की टेंशन और कंफ्यूजन अपने आप गायब हो जाते हैं। छठा फायदा सीधा घर परिवार से जुड़ा है। जब एक प्लान होता है, तो सबको पता होता है कि किसे क्या करना है। इससे आपसी खींचतान कम होती है और तालमेल वो बेहतर हो जाता है। और अब आता है 7वां और आखिरी फायदा, कम मेहनत में ज्यादा रिजल्ट, स्मार्ट वर्क जिसे कहते हैं। क्योंकि आपकी एनर्जी इधर उधर बिखरती नहीं, बल्कि सीधी एक जगह सही दिशा में लगती है। तो क्यों का जवाब तो मिल गया। अब आते हैं मुद्दे की बात पर कि ये प्लानिंग आखिर करें कैसे। अच्छी बात यह है कि इसका तरीका भी बहुत सिंपल है। ये जो 6 स्टेप्स हैं, ये किसी भी अच्छे प्लान की नींव हैं। बहुत आसान है, देखिए। सबसे पहले जितने भी काम हैं सबको एक जगह लिख डालिए। फिर उनमें से सबसे जरूरी क्या है उसे चुनिए, मतलब प्रायोरिटी सेट कीजिए। फिर हर काम के लिए एक टाइम फिक्स कीजिए। अगर काम बड़ा है तो उसे लोगों में या हिस्सों में बांट दीजिए। देखिए कि आपके पास साधन क्या क्या हैं, और बस आखिर में ये तय कर लीजिए कि कौन सा काम पहले करना है और कौन सा बाद में। सिंपल है ना? लेकिन रुकिए, एक चीज है जो हम अक्सर भूल जाते हैं। इस लाइन को जरा गौर से देखिए। इसका मतलब यह है कि प्लान कोई पत्थर की लकीर नहीं होता, इसे बदलना भी पड़ सकता है। असली साइकिल क्या है? प्लान करो, काम करो, और फिर रुको, देखो कि काम ठीक से हुआ या नहीं, कहीं कोई कमी तो नहीं रह गई। अगर रह गई है तो उसे सुधारो, अगली बार का प्लान इससे भी बेहतर बनेगा। यही तो सीखने का प्रोसेस है। तो हमने प्लानिंग क्या है, क्यों है और कैसे है, ये सब समझ लिया। पर इस पूरी बातचीत का सार क्या है, मतलब बॉटम लाइन क्या है? ये जो आखिरी लाइन है, ये सब कुछ बयां कर देती है। प्लानिंग सिर्फ टाइम, पैसा या मेहनत बचाने का कोई टूल नहीं है।
ये तो जिंदगी को ज्यादा सुखद और व्यवस्थित बनाने का एक तरीका है। यही है इसकी असली पावर। तो अब जाने से पहले एक सवाल सबके लिए। इस हफ्ते सिर्फ एक ऐसी कौन सी चीज है, चाहे कितनी भी छोटी क्यों ना हो, जिसे प्लान करके जिंदगी में थोड़ा और सुकून लाया जा सकता है? लक्ष्य ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, बल्कि हमारी जिंदगी का एक तरह से ब्लूप्रिंट है, एक नक्शा। कभी सोचा है कि बिना किसी मंजिल के जिंदगी कैसी होगी? ये कुछ एक ऐसे सफर जैसा है जिसमें हमारे पास कोई नक्शा नहीं है और हमें पता ही नहीं कि जाना कहाँ है, पूरी तरह से दिशाहीन। बिल्कुल, जैसे एक जहाज को अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए एक पतवार की जरूरत होती है, वैसे ही हमें भी अपनी जिंदगी में दिशा के लिए लक्ष्यों की जरूरत होती है। इनके बिना हमारी मेहनत, हमारा समय, हमारी ऊर्जा सब बस यहाँ-वहाँ बिखर कर रह जाती है। असल में लक्ष्य हमारे हर काम को एक मकसद देते हैं। जब मंजिल एकदम साफ होती है ना, तो हर कदम मायने रखने लगता है और हम ये भी देख पाते हैं कि हम आगे बढ़ भी रहे हैं या नहीं। तो ये जो दिशाहीनता है, इसका हल क्या है? इसका जवाब छिपा है लक्ष्य में। पर आखिर ये लक्ष्य होता क्या है? चलिए समझते हैं। अगर बिल्कुल आसान शब्दों में कहें तो लक्ष्य वो नतीजा है जिसे पाने के लिए हम प्लानिंग करते हैं और फिर उसे पूरा करने के लिए जी जान से जुट जाते हैं। ये वो मंजिल है जहां हम पहुंचना चाहते हैं। और देखिए, लक्ष्य हमेशा कोई बहुत बड़ी या मुश्किल चीज हो ये जरूरी नहीं है। एग्जाम में अच्छे नंबर लाना, एक कामयाब होम मेकर बनना, एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीना या फिर एक खुशहाल और समृद्ध परिवार बनाना, ये सब अपने आप में बहुत ही जरूरी और सार्थक लक्ष्य हैं। इस बारे में एक्सपर्ट्स भी यही मानते हैं। जैसे गुड के अनुसार लक्ष्य वो नतीजा है जो हमारी सारी कोशिशों को एक सही दिशा देता है, हमारे हर काम को एक वजह देता है। न्यूमन इसी सोच को थोड़ा और आगे ले जाते हैं। उनके हिसाब से लक्ष्य वो मकसद है जिसके लिए कोई भी इंसान अपने सारे साधन, चाहे वो समय हो, पैसा हो या उसकी अपनी काबिलियत हो, उन सबका सही तरीके से इस्तेमाल करता है। तो सवाल उठता है कि एक अच्छा, एक असरदार लक्ष्य कैसा होता है? सबसे पहली बात, वो बिल्कुल साफ होना चाहिए। दूसरा, वो प्रैक्टिकल होना चाहिए, मतलब ऐसा जिसे मेहनत करके पाया जा सके। तीसरा, उसकी एक समय सीमा होनी चाहिए। चौथी और बहुत ज़रूरी बात, वो हमें काम करने के लिए प्रेरित करे। और आखिर में, वो ऐसा हो जो हमारे संसाधनों का सही इस्तेमाल करवाए। ठीक है, तो अब हम लक्ष्य की परिभाषा तो समझ चुके हैं। तो आइए अब जरा इसके अलग अलग प्रकारों पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। सबसे पहले लक्ष्यों को समय के आधार पर बांटा जा सकता है। एक होते हैं शॉर्ट टर्म गोल्स, यानी अल्पकालिक लक्ष्य, जैसे किसी टेस्ट की तैयारी करना या रोज के काम निपटाना, ये जल्दी पूरे हो जाते हैं। और दूसरे होते हैं लॉन्ग टर्म गोल्स, यानी दीर्घकालिक लक्ष्य, जैसे अच्छी पढ़ाई पूरी करना या एक सफल करियर बनाना, जिनमें लंबा समय और लगातार कोशिशों की जरूरत पड़ती है। लक्ष्यों को जिंदगी के अलग अलग हिस्सों के हिसाब से भी देखा जा सकता है। जैसे व्यक्तिगत लक्ष्य हमारे खुद के विकास के लिए होते हैं, मान लीजिए कोई नई स्किल सीखनी है। फिर आते हैं पारिवारिक लक्ष्य, जो पूरे परिवार की भलाई पर फोकस करते हैं। और होते हैं सामाजिक लक्ष्य, जिनका मकसद समाज में कोई अच्छा योगदान देना होता है। तो लक्ष्य क्या हैं और कितने तरह के हैं, ये तो हम समझ गए। लेकिन असली सवाल ये है कि ये इतने ज़रूरी क्यों हैं, इनकी इतनी अहमियत क्यों है? क्योंकि लक्ष्य ही तो हैं जो जिंदगी को एक दिशा देते हैं। ये तय करते हैं कि हम अपने समय का सही इस्तेमाल करें। ये हमारे लिए प्रेरणा और जोश का जरिया बनते हैं। यही हमारी सफलता का रास्ता तैयार करते हैं। और सबसे अहम, ये हमें अपने सभी संसाधनों यानी समय, पैसा और ऊर्जा को बेहतर ढंग से मैनेज करने में मदद करते हैं। मतलब ये हमें उस बिना पतवार वाले जहाज की तरह भटकने से बचाते हैं। आइए इस पूरी बात को एक बहुत ही प्रैक्टिकल जगह पर लागू करके देखते हैं, जैसे कि होम साइंस यानी गृह प्रबंधन में। देखिए, घर और परिवार को चलाने में लक्ष्यों की एक बहुत बड़ी भूमिका होती है। सही लक्ष्य बनाने से घर के काम व्यवस्थित तरीके से होते हैं, बजट कंट्रोल में रहता है और परिवार की सेहत और खुशी को पक्का किया जा सकता है। कह सकते हैं कि ये पूरे परिवार की तरक्की की नींव है। तो कुल मिलाकर लक्ष्य सिर्फ एक मंजिल नहीं है, बल्कि ये वो नक्शा है जो हमें एक कामयाब और सार्थक जिंदगी के सफर पर रास्ता दिखाता है।
कभी सोचा है कि हम जो भी करते हैं आखिर क्यों करते हैं? हमारे हर छोटे बड़े फैसले के पीछे एक तरह का गाइड काम कर रहा होता है। आज हम उसी की बात करने वाले हैं, यानी हमारे मूल्यों की, जो असल में हमारे जीवन की नींव हैं। चलिए इस दिलचस्प विषय को और करीब से समझते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, आखिर हमारे जीवन को, हमारी जिंदगी को दिशा क्या देता है? जब हम किसी मोड़ पर खड़े होते हैं तो वो कौन सी चीज है जो हमें सही रास्ता चुनने में मदद करती है? जानते हैं इस सवाल का जवाब क्या है? वो है हमारे मूल्य। जी हां, ये वो सिद्धांत हैं जो हमारी जिंदगी की कहानी को लिखते हैं। तो चलिए सबसे पहले यही समझते हैं कि आखिर ये मूल्य होते क्या हैं। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि मूल्य हमारी जिंदगी का एक कंपास है। ये वो सिद्धांत हैं, वो आदर्श हैं जो हमें बताते हैं कि भाई क्या सही है और क्या गलत। एक तरह से ये हमारे अपने बनाए हुए नियम हैं, हमारी अपनी रूल बुक। देखिए, राधा कमल मुखर्जी इसे एक कदम और आगे ले जाते हैं। वो कहते हैं कि मूल्य सिर्फ हमारे लिए नहीं है, बल्कि पूरा समाज भी इन्हीं के आधार पर हमारे व्यवहार को, हमारे काम को जज करता है। अच्छा, गुट के अनुसार मूल्य हमारे कामों से सीधे सीधे जुड़े हैं। मतलब ये तय करते हैं कि किसी भी सिचुएशन में हमारा कौन सा एक्शन ठीक रहेगा और कौन सा नहीं। और क्लैक होहन कहते हैं कि मूल्य हमें उन लक्ष्यों की तरफ ले जाते हैं जिन्हें समाज में अच्छा माना जाता है, डिजायरेबल माना जाता है। यानी मूल्य हमें एक बेहतर इंसान बनने के लिए गाइड करते हैं। तो अब हम ये तो समझ गए कि मूल्य क्या है, पर ये काम कैसे करते हैं, इनकी खासियत क्या है, इनकी क्या विशेषताएं हैं। चलिए देखते हैं। ये 5 बातें मूल्यों के बारे में सब कुछ बता देती हैं। ये हमें रास्ता दिखाते हैं, समाज इन्हें मान्यता देता है और ये हमारे व्यवहार को एक दिशा देते हैं। और सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? ये हमेशा एक जैसे नहीं रहते, ये समय और संस्कृति के साथ बदल भी सकते हैं। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। मूल्य सिर्फ एक तरह के नहीं होते। हमारी जिंदगी के अलग अलग पहलुओं के लिए अलग अलग तरह के मूल्य होते हैं। मूल्य कई तरह के होते हैं, जैसे व्यक्तिगत मूल्य, ईमानदारी, जो हमारे अंदर से आती है। फिर हैं सामाजिक मूल्य, जैसे सहयोग, जो हमें दूसरों से जोड़ता है। और इसी तरह नैतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और पारिवारिक मूल्य, ये सब मिलकर हमारे जीवन के हर हिस्से को एक आकार देते हैं। और मजे की बात यह है कि ये सब अक्सर एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। और देखिए, ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं, इनका असर हमारी रोज की जिंदगी पर पड़ता है। एक उदाहरण लेते हैं, जैसे होम साइंस में। यहाँ पारिवारिक मूल्य घर में शांति और प्यार लाते हैं। आर्थिक मूल्य हमें बचत करना सिखाते हैं और नैतिक मूल्य बच्चों को एक अच्छा इंसान बनाने में मदद करते हैं। ये सब तो ठीक है, पर सवाल यह है कि ये मूल्य आखिर आते कहाँ से हैं? क्या हम इनके साथ पैदा होते हैं या फिर इन्हें हम सीखते हैं? असल में हमारे मूल्य कई जगहों से आते हैं। इसकी शुरुआत होती है परिवार से, जो हमारा पहला स्कूल है। फिर स्कूल हमें अनुशासन और सहयोग सिखाता है। हमारा समाज, हमारे रीति रिवाज वो हमारे मूल्यों को आकार देते हैं। धर्म से हमें नैतिक और आध्यात्मिक मूल्य मिलते हैं। और हाँ, आज के समय में मीडिया, टीवी, इंटरनेट, किताबें, ये भी हमारी सोच पर बहुत गहरा असर डालते हैं। ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। आज की भागदौड़ भरी दुनिया में इन मूल्यों की बात करना इतना जरूरी क्यों हो गया है? इसका जवाब बहुत सीधा और साफ है। मूल्य ही तो हैं जो हमें सही और गलत का फर्क सिखाते हैं। ये समाज में शांति और तालमेल बनाए रखने में मदद करते हैं। ये हमें एक जिम्मेदार और नैतिक इंसान बनाते हैं। और जब लोग बेहतर बनते हैं तो परिवार और समाज अपने आप बेहतर हो जाता है। और अंत में हम इस एक शक्तिशाली विचार पर आकर रुकते हैं। मूल्य सिर्फ कुछ अच्छे विचार नहीं हैं, वो असल में मानव जीवन का आधार हैं। ये वही नींव है जिस पर एक व्यक्ति का और फिर पूरे समाज का चरित्र खड़ा होता है। आज हम बात करने वाले हैं उस नींव की जिस पर हम सबकी दुनिया टिकी है, हमारा परिवार। परिवार जो समाज की सबसे छोटी पर सबसे जरूरी कड़ी है। और इसे खुशहाल और मजबूत बनाने के लिए कुछ खास सिद्धांत होते हैं। चलिए आज उन्हीं को समझते हैं। तो चलिए इस बातचीत को एक बहुत ही दिलचस्प सवाल से शुरू करते हैं। सोचिए, वो कौन सा ऐसा अदृश्य गोंद है जो एक परिवार को हमेशा जोड़े रखता है? इसका जवाब ही हमारी पूरी चर्चा का केंद्र है। और इसका जवाब है पारिवारिक मूल्य। ये असल में वो आइडियल्स और सिद्धांत होते हैं जिनको घर के सब लोग मानते हैं। और यही वो चीज़ है जो एक खुशहाल,
शांतिपूर्ण और व्यवस्थित माहौल बनाती है। तो सवाल उठता है कि भाई ये मूल्य इतने जरूरी क्यों हैं? चलिए देखते हैं कि ये एक मजबूत परिवार के लिए पिलर्स यानी स्तंभ की तरह कैसे काम करते हैं। और यकीन मानिए, ये सिर्फ कहने की बातें नहीं हैं, ये सच में बहुत बहुत जरूरी हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये वैल्यूज ये परिवार में प्यार और अपनेपन को बनाए रखती हैं। जब घर के लोग एक दूसरे की इज्जत करते हैं, एक दूसरे का साथ देते हैं, तो प्यार और खुशी का माहौल तो अपने आप ही बन जाता है ना? दूसरी बात, जब परिवार में एक जैसे मूल्य होते हैं ना, तो वो सबको एक साथ जोड़कर रखते हैं। जब हर कोई एक दूसरे की भावनाओं का ख्याल रखता है और मिलजुल कर रहता है, तो परिवार हर मुश्किल में एक मजबूत टीम बना रहता है। और जानते हैं, एक बहुत ही मजेदार बात यह है कि परिवार ही किसी भी बच्चे का पहला स्कूल होता है। बच्चे अपने घर के बड़ों से ही तो अच्छे संस्कार और मूल्य सीखते हैं, और यही बातें जिंदगी भर उनके कैरेक्टर को शेप देती हैं। इसके अलावा यही पारिवारिक मूल्य ही तो हैं जो घर के हर सदस्य को उसकी अपनी जिम्मेदारियों का एहसास कराते हैं। इससे सभी लोग परिवार के प्रति अपने फर्ज को समझते हैं और उसे अच्छे से निभाते हैं। ठीक है, तो अब हमें ये तो समझ आ गया कि ये वैल्यूज इतनी जरूरी क्यों हैं। पर सवाल ये है कि ये हैं क्या? कौन सी हैं वो खास वैल्यूज जो एक परिवार की नींव बनती हैं? चलिए देखते हैं कि असल जिंदगी में कैसे दिखती हैं। लिस्ट में सबसे ऊपर और सबसे जरूरी वो है प्यार और अपनापन। यही तो वो एहसास है जो परिवार में एक दूसरे के लिए लगाव और एक गर्मजोशी पैदा करता है। और ये बात कितनी सीधी और सच्ची है ना? जब परिवार के लोगों में एक दूसरे के लिए प्यार होता है तो घर का माहौल अपने आप ही खुशनुमा हो जाता है। प्यार के बाद जो अगली बेहद जरूरी चीज आती है वो है सम्मान। बड़ों की इज्जत करना और छोटों को प्यार देना, यही बैलेंस तो परिवार में अनुशासन और एक तरह की मर्यादा बनाए रखता है। फिर आता है सहयोग, मतलब एक दूसरे की मदद करना, और खास तौर पर जब वक्त मुश्किल हो तो एक दूसरे का सहारा बनना। जब पूरा परिवार एक साथ खड़ा होता है तो उसकी ताकत कई गुना बढ़ जाती है। कितनी छोटी सी बात है पर कितनी गहरी है, सोचिए जरा। एक दूसरे का साथ देना, यही तो परिवार की असली स्ट्रेंथ है। और हाँ, कई बार ऐसा भी होता है कि परिवार के लिए किसी एक सदस्य को अपनी इच्छाओं से पहले दूसरों की जरूरतों को देखना पड़ता है। इसी को तो त्याग और समर्पण कहते हैं, और यही भावना परिवार में प्यार और एकता को और भी मजबूत कर देती है। तो अब ये सवाल मन में आता है कि भाई ये सारे अच्छे अच्छे मूल्य आते कहाँ से हैं? चलिए अब जरा ये देखते हैं कि इन पारिवारिक मूल्यों का सोर्स क्या है और ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचते कैसे हैं। असल में ये वैल्यूज हमें कई अलग अलग जगहों से मिलती हैं। हमारे माता पिता हमें अच्छी बातें सिखाते हैं, घर के बुजुर्ग अपने तजुर्बे से हमें सही गलत समझाते हैं, स्कूल हमारे कैरेक्टर को निखारते हैं, और हमारी जो सामाजिक परंपराएं हैं वो भी इन मूल्यों को बनाने में मदद करती हैं। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। आज की इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में क्या इन पारंपरिक मूल्यों की कोई जगह बची है? जवाब है बिल्कुल है, शायद पहले से भी कहीं ज्यादा। सोचकर देखिए, आज की बिजी लाइफ में जब हमारे पास एक दूसरे के लिए वक्त ही नहीं है, तब यही मजबूत मूल्य हैं जो परिवार को बिखरने से बचाते हैं। प्यार और सहयोग की भावना आज के दौर में शायद पहले से भी ज्यादा जरूरी हो गई है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ बस इतना सा है, अच्छे मूल्य ही किसी भी परिवार को असल में मजबूत और खुशहाल बनाते हैं। और एक बात याद रखिए, इसका असर सिर्फ घर की चार दीवारी तक नहीं रहता। जब परिवार में बच्चों को अच्छे मूल्य मिलते हैं तो वो अच्छे नागरिक बनते हैं और आगे चलकर समाज को बेहतर बनाने में अपना योगदान देते हैं। कभी सोचा है कि समाज में लोगों के रहन सहन के जो अलग अलग तरीके हैं उन्हें कैसे समझा जाता है? आज हम एक बहुत ही दिलचस्प चीज के बारे में बात करने वाले हैं जिसे स्तर कहते हैं। ये हमें बताता है कि कोई व्यक्ति या परिवार अपने पास मौजूद साधनों का इस्तेमाल कैसे कर रहा है। तो फिर सवाल ये है कि किसी के जीवन की स्थिति, मतलब वो कैसे जी रहे हैं, इसे कैसे समझा जाता है और इसे अलग अलग कैटेगरीज में कैसे बांटा जाता है। चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। आज की हमारी चर्चा का रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम स्तर के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, फिर इसकी परिभाषा देखेंगे, उसके बाद जीवन के 3 स्तर कौन कौन से हैं इस पर बात करेंगे, और फिर उन फैक्टर्स को जानेंगे जो इसे तय करते हैं, और आखिर में हम समझेंगे कि ये सब जानना इतना जरूरी क्यों है।
तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये स्तर या लेवल का आइडिया आया कहाँ से। ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये होम साइंस यानी गृह विज्ञान जैसे सब्जेक्ट्स का एक बहुत अहम हिस्सा है। इसका इस्तेमाल ये समझने के लिए किया जाता है कि लोग अपनी जिंदगी और अपने संसाधनों को मैनेज कैसे करते हैं। तो बेसिकली ये एक तरह का ढांचा है, एक फ्रेमवर्क है जो हमें ये देखने में मदद करता है कि कोई व्यक्ति या परिवार किन हालातों में जी रहा है और अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अपने पास जो भी साधन है उनका इस्तेमाल किस तरह से कर रहा है। अच्छा, तो अब आते हैं मेन पॉइंट पर कि इस स्तर शब्द का आखिर मतलब क्या है। चलिए इसकी परिभाषा को जरा ठीक से समझते हैं। तो देखिए, सबसे ज़रूरी बात यह है कि स्तर का सीधा सीधा लेना देना किसी भी इंसान या परिवार की लाइफ सिचुएशन से है। इसमें उन्हें मिलने वाली सुविधाएं, उनकी ज़रूरतें और उनकी ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ, ये सब कुछ शामिल होता है। अगर बिल्कुल सीधे शब्दों में कहें तो ये जीवन की स्थिति की ऊंचाई या नीचाई को दिखाता है, जो जाहिर है किसी की इनकम और उसके संसाधनों पर निर्भर करता है। अब इस कॉन्सेप्ट को और भी आसानी से समझने के लिए इसे 3 मेन कैटेगरीज में बांटा गया है। चलिए देखते हैं कौन कौन से हैं ये। तो होम साइंस में मोटे तौर पर हम स्तर को 3 कैटेगरीज में देखते हैं। उच्च स्तर यानी हाई लेवल, मध्यम स्तर यानी मिडिल लेवल और निम्न स्तर यानी लो लेवल। अब इन तीनों में क्या फर्क है, इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। अब ये टेबल देखिए, ये इन तीनों लेवल्स के बीच का फर्क एकदम साफ साफ दिखाती है। जैसे खाने को ही ले लीजिए, जहां हाई लेवल पर अच्छा और बैलेंस खाना है, वहीं लो लेवल पर यह अपर्याप्त है, मतलब पूरा नहीं पड़ता। कपड़ों और घर में भी यही चीज दिखती है। एक तरफ महंगे अच्छी क्वालिटी के कपड़े और बड़ा सुविधाजनक घर, तो दूसरी तरफ इन चीजों की कमी। और मीडियम लेवल वो इन दोनों के बीच में कहीं आता है, जहां जरूरतें तो पूरी हो जाती हैं पर लग्जरी नहीं होती। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये लेवल तय कैसे होता है? मतलब ऐसी कौन सी बातें हैं जो किसी के जीवन के स्तर को ऊपर या नीचे करती हैं? चलिए अब जरा उन फैक्टर्स को समझते हैं। देखिए, किसी का भी लाइफ स्टैंडर्ड ना वो कई चीज़ों पर डिपेंड करता है। सबसे पहले तो जाहिर है इनकम, लेकिन सिर्फ इनकम ही नहीं, एजुकेशन भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अच्छी पढ़ाई से तो अच्छे मौके मिलते हैं, है ना। इनके अलावा परिवार कितना बड़ा है, घर में साधन कितने हैं, और हाँ, हमारी आदतें और लाइफस्टाइल वो भी बहुत मायने रखती हैं। ठीक है, तो हमने ये सब समझ लिया कि स्तर क्या है, कितने तरह का होता है, कौन सी चीज़ें इसे तय करती हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि ये सब जानना इतना ज़रूरी क्यों है? इसका हमारी असली ज़िंदगी में क्या लेना देना है? तो देखिए, पूरी बात का निचोड़ यही है। ये जो स्तर है ना, ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये असल में किसी इंसान या परिवार की जिंदगी की सच्चाई का आईना है। ये उनकी इनकम, उनके रहन सहन और उनकी पूरी जीवन शैली को दिखाता है। और इसीलिए इसे समझना जरूरी हो जाता है, क्योंकि जब हम इन लेवल्स को समझते हैं तभी हम अपने घर के रिसोर्सेज को, मतलब जो भी साधन हमारे पास हैं, उन्हें बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं। और जब मैनेजमेंट अच्छा होता है ना, तो लाइफ की क्वालिटी अपने आप सुधरती है। और यही तो होम साइंस का मेन मकसद भी है। तो आखिर में एक सवाल सबके लिए कि हमारे पास जो भी संसाधन है, चाहे वो कम हो या ज्यादा, उनका बेहतर से बेहतर इस्तेमाल करके हम अपनी जिंदगी की क्वालिटी को सच में कैसे सुधार सकते हैं, इस पर सोचिएगा जरूर। धन्यवाद।